हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 27 मार्च। द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। आज तीन आर्टिकल्स को देखेंगे। पहला है एडिटोरियल जो कि बात कर रहा है यूरोपियन कंट्री विदाउट अमेरिका के कहाँ स्टैंड करता है आज के डेट में। बहुत अच्छा आर्टिकल है क्योंकि जिस हिसाब से ट्रम्प आया है, अब अमेरिका के ऊपर भरोसा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। बेस्ट एग्जांपल है यूक्रेन, जो यूक्रेन के साथ अमेरिका ने किया। पहले लड़ाई में कुदा दिया, बाद में सपोर्ट पीछे से खींच लिया। तो यूरोप सोच रहा है अब ये मिलिट्री पावर बन के उभरे। उसके बाद हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि डील कर रहा है समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। इसके फंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है और काफ़ी अच्छा ये न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें काफ़ी इन डेप्थ बात करेंगे, पीएम श्री के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ये है क्या। थर्ड जो आर्टिकल होगा वो होगा गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम। ये आया था 2015 में, बट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस ला दिया। इसमें तीन तरीके के मतलब ये तीन पार्ट्स में डिवाइड था ये स्कीम। उसमें से दो पार्ट्स को गवर्नमेंट ने एक नोटिस के जरिए ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग समझेंगे ये गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम था क्या इन डिटेल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस को। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। इसे आप जीएस पेपर 2 एजुकेशन प्लस सेंटर और स्टेट के रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो आर्टिकल वो बेसिकली बात कर रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड रोक के रखा हुआ है वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु के, उनके फंड जो लगभग 4,000 करोड़ है। इसमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के 2,000 करोड़ है, अप्रॉक्स फिगर है। वेस्ट बंगाल के 1,000 करोड़ है और 800 करोड़ केरल के हैं। ये दे देना चाहिए इन स्टेट को। किसके अंतर्गत? समग्र शिक्षा अभियान। इसमें कहता क्या है समग्र शिक्षा अभियान में कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड देगा, 40% देगी स्टेट। ठीक है, ये याद रखा करिए कि फंडिंग का अलॉटमेंट कैसा है। तो सेंट्रल स्टेट मिलकर के इसमें फंडिंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी तक ये तीन स्टेट ने अभी तक एमओयू साइन नहीं किया है। कौन सा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्यों नहीं साइन किया है? जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, हिंदी, इंग्लिश प्लस जो लोकल लैंग्वेज होगा वो, इसको साइन नहीं किया है और इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जो सेंटर या एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो बोलता है कि देखिए, ये जब तक आप एमओयू साइन नहीं करोगे कि हाँ हम एनईपी लागू कर रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत आता है आपका समग्र शिक्षा अभियान का पैसा। ठीक है, ये अगर एमओयू ही नहीं साइन करोगे तो हम पैसा कैसे दे दें? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का जवाब है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कहता है कि जो ये समग्र शिक्षा अभियान है इसे आप पीएम श्री से कनेक्ट ना करें। पीएम श्री है क्या? पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये लॉन्च हुआ था 2022 में, ईयर याद रखिएगा। ठीक, इसमें प्लानिंग है कि 14,500 स्कूलों को एडवांस मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, और किसके अंतर्गत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। ठीक, तो इसमें यह कहा जा रहा है जो कमेटी है कि जो पीएम श्री है ये बाद में है, जो समग्र शिक्षा अभियान है ये पहले से चला आ रहा है, तो आपको फंडिंग देना चाहिए। और साथ ही साथ जो मेजर जो पॉइंट है यहाँ पे ये कहने की है कि जो समग्र शिक्षा अभियान है वो आपका अंदर आता है राइट टू एजुकेशन के अंदर। और राइट टू एजुकेशन जो है वो एक एक्ट है। और जो आपका ये जो पीएम श्री हो गया या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले लेते हैं 2020, ये आपकी एक पॉलिसी है। और राइट टू एजुकेशन क्या है? एक एक्ट जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो आप एक एक्ट को पॉलिसी से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर हायरार्की देखो तो टॉप पे एक्ट रहेगा। ठीक है, एक्ट रहेगा, देन इसके अंतर्गत पॉलिसीज बनती है। तो इस एक्ट के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के पैसे आपको इन स्टेट्स को दे देना चाहिए, ये कमेटी का कहना है। अब पीएम श्री को समझते कि है क्या। पीएम श्री में बात की गई है कि जो ये 14,500 स्कूल्स हैं
इनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। देन क्रिटिकल थिंकिंग पे फोर्स दिया जाएगा, क्रिएटिविटी पे। इन स्कूलों में सोलर पैनल, आजकल आप देख रहे हो कई सारे स्कूल में, खासकर केंद्रीय विद्यालय के छत पे देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं। क्यों? वो इसी स्कीम के अंतर्गत आता है। देन सोलर पैनल हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी इन स्कूलों में। फंडिंग समझ लेते हैं पीएम श्री के अंदर, या फिर समग्र शिक्षा अभियान भी इसी के अंदर आ रहा है, तो फंडिंग को पूरा समझ लीजिए, सब जगह यही एप्लीकेबल होगा। सेंटर प्रोवाइड कर रहा है 60% फंड, जैसे मैंने अभी बताया था 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बट ये जो फंडा है वो टोटली चेंज हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में और हिमालयन स्टेट्स में। यहाँ पे 90% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, और 10% जो रह गया ये प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये न्यूज़ आर्टिकल था, ठीक है। ये एडिटोरियल बेसिकली डील कर रहा है कि आज के डेट में जिस हिसाब से ट्रंप के पॉलिसीज़ है, तो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर कोई भी हो, वो यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। तो एडिटोरियल के टाइटल से ही आपको पता चल रहा है, यूरोप विदाउट अमेरिका। तो ट्रंप जब से आया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सपोर्ट खींचा है कि जहां हमारा कोई फ़ायदा नहीं वहां से सपोर्ट ले लो, चाहे वो WHO हो, UN हो, या फिर बेस्ट एग्जांपल है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन कूदा ही था वॉर में रसिया के साथ, क्योंकि यूएस सपोर्ट कर रहा था। आज की डेट में यूएस ने भी सपोर्ट खींच लिया इनके हाथ से। तो यूरोप ये चीज़ देख रहा है और उनको डर है कि आज तक ये अपनी मिलिट्री के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे कि कल को हमारे ऊपर हमला होगा तो अमेरिका हमें बचा लेगा। बट ट्रंप के रहते हुए ये चीज़ दिख नहीं रही है कि अच्छा है ये आइडिया। अब यूरोप चाहता है कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो। इसके लिए जो जो रीज़न मैंने बताया, जैसे यूक्रेन में क्या हुआ कि रसिया तो इसमें विन विन सिचुएशन में है। रसिया ने काफ़ी सारे एरियाज जो थे यूक्रेन के वो तो कब्जा कर ही लिया, और आखिरी में क्या हुआ, ट्रंप आए, उन्होंने बोला कि चलो जेलेंस्की आओ रसिया के साथ समझौता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीता कौन? रसिया। टेरिटरी भी मिल गई, नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, और नेगोशिएशन में किसकी बातें रखी जा रही है सबसे ज़्यादा? रसिया की। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस सपोर्ट कर रहा है। तो जिस हिसाब से यूएस का रोल देखने के लिए मिल रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को ये डर है कि कल को रसिया के खिलाफ अगर इनके इनके अगर वॉर होती है तो यूएस सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। और आग में घी डालने का काम किया है डी मी ट्राई। ये डिप्टी चेयरमैन है कहाँ के? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन के। इन्होंने एक्स पे आके, जो पहले ट्विटर था, इस पे आके ट्वीट कर दिया, एक बहुत खूबसूरत सा ट्वीट किया इन्होंने कहा कि देखिए, आज की डेट में दो ही ग्लोबल पावर है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में जो भी हो रहा है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? दो ही कंट्रीज कर रही है, एक है रसिया, दूसरी है यूएस। अब बाकी जो कंट्री बची, जैसे यूरोप, जो यूनियन है, जो ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टेटस वाली कंट्री है, मतलब कि यूनियन है, सॉरी। मतलब क्या है, एक टाइम था जब यूरोप कहता था कि हम एक गार्डन है और बाकी सारे जो हमारे आसपास के हैं ये जंगल है, मतलब सेकंड क्लास थर्ड क्लास कंट्रीज है ये सब। तो एक तरीके से इनको पिन किया है, पोक करने की कोशिश की गई है। अब यूरोप का देख लेते हैं कि अभी क्या प्लानिंग है और ये कहाँ स्टैंड करते हैं। देखो, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन लाने की बात कर रहे हैं। कॉन्स्क्रिप्शन साउथ कोरिया में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एज होता है, मतलब मान लेते हैं 18 साल, इसके बाद कुछ टाइम तक मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है इस यंग जनरेशन को अपने देश के लिए। अब यूरोप क्यों चाहता है कि ये चीज़ करे? क्योंकि आज की डेट में यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और आर्मी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे ध्यान दे, इनकी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है 25 से 29 तक है, और जो मैक्सिमम जाती है 50 से 59 तक है, मतलब ओल्ड हो रही है इनकी पॉपुलेशन। इसलिए इनको ये कॉन्स्क्रिप्शन वाली जो फिलॉसफी या फंडा है इसको लेके आने की ज़रूरत इनको महसूस हुई है। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि इससे पहले क्रोएशिया और सर्बिया ये पहले से इंट्रोड्यूस करके रखा है ये चीज़।
डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब कंट्रीज़ ये कॉन्स्क्रिप्शन का ही मतलब डिफरेंट वैरायटी में चीज़ें लेके आ रही है। मतलब कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मिलिट्री में नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रोड मैप क्या है यूरोप का, कि आने वाले टाइम पे ये लोग कैसे कंट्रोल करने वाले हैं, इनका मेन गोल कैसे होगा। तो ये लेके आया है रेडीनेस 2030 प्लान। इसमें ये बताया जा रहा है कि 2030 तक आने आने से पहले हम लोग अपनी मिलिट्री फोर्सेस तैयार करेंगे। उसके लिए लगभग ये लोग खर्चा करने वाले हैं 872 बिलियन डॉलर आने वाले 4 सालों में। ठीक है, और जर्मनी इसमें की रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी किसी की है तो वो है जर्मनी की। तो वो यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करने वाला है। बट इंटरनल मतभेद भी चल रहे हैं इनके अंदर। जैसे कि सबसे पहले ये जो रेडीनेस 2030 जो आप ये नाम देख रहे हो, इससे पहले इसका नाम था रीआर्म यूरोप। तो इटली, स्पेन निकल के आते हैं और बोलते हैं भाई ऐसा नाम मत रखो। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा प्रोएक्टिव नाम रख करके हम रसिया को गुस्सा दिलाए, जैसे कि यूक्रेन ने किया था कि नहीं मैं तो नेटो का मेंबर बनूंगा, ज़बरदस्ती ये पीछे पड़ गया था कि नहीं बन के ही रहना है। तो ये वॉर आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि खुद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ही आज के डेट में मतभेद है किसी भी पॉलिसी को लेकर के। अब मिलिट्री प्रेजेंस देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी है? इटली की है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है फ्रांस, थर्ड नंबर पे है स्पेन, जर्मनी की बात करें ये फिफ्थ नंबर पे है। अब न्यूक्लियर पावर की बात कर लेते हैं। ठीक है, रसिया के पास न्यूक्लियर पावर था, यूक्रेन के पास नहीं था। रसिया ने हमला कर दिया आराम से। क्यों? क्योंकि उनको पता था यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। देखिए, पाकिस्तान निकल के आता है, बोलता है हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे इंडिया के खिलाफ, न्यूक्लियर दाग दाग देंगे इंडिया के खिलाफ। इंडिया क्या बोलता है? भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। ठीक है, ऐसा सोचता भी मत, अगर आपने ऐसा स्टेप लिया तो हम क्या करेंगे आपके साथ। तो एक खौफ बनी रहती है। वो वाला यहाँ पे फंडा नहीं था रसिया के लिए, यूक्रेन के पास था नहीं, इसलिए हमला कर दिया। सेम जाता है आपका यूरोप कंट्रीज़ के पास। यूरोपियन कंट्रीज़ में सिर्फ, पहले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर था। एक था फ्रांस, दूसरा था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन तो ब्रेग्जिट कर लिया, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। आज के डेट में कौन बचा है? सिर्फ फ्रांस बचा हुआ है इनके पास। ठीक है, और किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। तो जर्मनी का प्लान है, जर्मन चांसलर का प्लान है कि वो ये जो दो कंट्रीज़ है फ्रांस और ब्रिटेन, इनकी हेल्प से अपने बाकी जगहों पे भी, मतलब बाकी कंट्रीज़ जो है इसके, वहाँ पे न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप कर सके। जो पीएम है पोलैंड के, उन्होंने तो एक स्टेप आगे निकल के बोला देखो तुम्हारा नहीं पता बट हम लोग खुद अपना न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करेंगे। फ्रांस इसमें अपना लीडरशिप निभाना चाहता है कि देखो, जर्मनी आपको बोल रहा है फंडिंग प्रोवाइड करेगा, जो मिलिट्री प्रेजेंस है और पावर है, और ये न्यूक्लियर पावर आपको बनना है ना, इसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इवन कल को कोई हमला भी कर देगा ना, तो उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा आपके लिए। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, रसिया के पास आज के डेट में 6000 वॉर हेड्स है, और अगर मैं कंबाइन कर दूं फ्रांस और ब्रिटेन को, तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 500, कहाँ 6000 और दूसरी तरफ 500। तो अभी बहुत पीछे है यूरोपियन यूनियन रसिया रसिया के कंपैरिजन में। देखिए, रसिया हमेशा से चाहता था कि यूरोपियन यूनियन से बना के रखे। इस इन्होंने दो अप्रोच भी लाए थे पिछले, अगर हिस्ट्री में देखा जाए। एक है हेलसिंकी गोल। हेलसिंकी गोल क्या कहता था कि कॉमन यूरोपियन होम बनाया जाए, कॉमन यूरोपियन होम बनाया जाए। मतलब रसिया बोला, उस समय यूएसएसआर था, उन्होंने बोला कि देखो आप, यूरोपियन यूनियन यूएसएसआर मिलकर के एक साथ रहते हैं, और यूएस को हटाओ, भाड़ में गया वो, उसको हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग उससे दूर ही रहेंगे। दूसरा है याल्टा गोल। याल्टा गोल बेसिकली ये कहता था कि जो कंट्रीज़ रसिया के आसपास है, वो रसिया उसको देखेगा, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। जो यूएस के आसपास है, यूएस उसको देखेगा, यूएस का इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, ये दो पिछले कुछ हिस्ट्रीज में ये दो लेके आए थे अप्रोच। ठीक है, आज की डेट में अगर देखें रियलिटी क्या है, तो दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, कोई भी
हाँ, यहाँ से कोई भी फुलफिल नहीं हो पाया। रीज़न क्या है? जो रसिया के आसपास वाले कंट्रीज़ है वो नहीं चाहते कि रसिया का इन्फ्लुएंस रहे उनके ऊपर। दूसरा, यूक्रेन के बाद कोई भी यूएस के साथ सपोर्ट नहीं चाहता कि यूएस हमारे साथ रहे या फिर यूएस को हम सपोर्ट करें, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो सब लोग यूएस से भी दूर भाग रहे हैं, क्योंकि यूएस का क्या एक ही तो मोटो है कि हमारा इंटरेस्ट कौन फुलफिल कर रहा है। ट्रम्प भी तो यही बोलते हैं, कहाँ मेरा फ़ायदा होगा वहीं पे मैं अपनी एनर्जी और मनी इन्वेस्ट करूँगा। अब देख लेते हैं रसिया और यूरोप के कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या ये जो यूरोप का माइंडसेट है कि हम लोग आने वाले टाइम पे मिलिट्री फोर्सेस तैयार करेंगे, क्या ये वो हासिल कर सकते हैं। तो देखिए आज की डेट में 350 मिलियन पीपल है यूरोप के पास और 16 ट्रिलियन डॉलर की ये जीडीपी है इस कंट्री के पास। दूसरी तरफ रसिया है, 140 मिलियन लोग हैं और 2.2 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर ये लोग ईजिली अपना मिलिट्री फोर्स तैयार कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन। बट रसिया को एक बात पता है, देखिए आज की डेट में अंदर ही मतभेद है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों में एक दूसरे से बन नहीं रही है। अब तक इन यूरोपियन यूनियन एक साथ क्यों थी? हाँ, क्योंकि यूएस था, यूएस डिसीजन ले रहा था और सब लोग यूएस के बात मान रहे थे। बट आज की डेट में यूएस बाहर जा चुका है। ठीक, और ये लोग एक साथ रह नहीं पा रहे हैं। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि देखिए एक फंडिंग आप शुरुआत में तो दे दोगे, लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट कर दोगे, जो आप बता रहे हो 870 बिलियन डॉलर आप इन्वेस्ट कर दोगे, बट कल को एक टाइम आएगा जब फंडिंग नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो वो फेज भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे रसिया भी खुश है जिसको लेके कि इंटरनली आप लोगों आपको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। जैसे कि अभी देखिए नाम को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन लोगों को कि भाई रियाम यूरोप ना करो, रसिया डरेगा नहीं, मतलब रसिया बुरा मान जाएगा। जैसे यूक्रेन नेटो में जाना चाह रहा था तब रसिया बुरा मान गया, उसने हमला कर दिया। तो इटली स्पेन ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई तो नाम चेंज करके रेडिनेस 2030 प्लान कर दिया गया। तो ये सब इस एडिटोरियल में बात किया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसे यहाँ पे कवर की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 से। हुआ क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये आया था आपका 2015 में। गवर्नमेंट ने फेस किया कि जो गोल्ड का डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और गोल्ड ऑब्वियस ही बात है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है लार्ज अमाउंट में। तो इसका जो पेमेंट है वो कैसे करते हैं हम लोग? डॉलर में। ठीक है, तो ये जो गोल्ड का डिमांड है वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है तो इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि ये स्कीम ले आए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके अंदर कोई भी पर्सन बैंक जाएगा और गोल्ड को गिरवी रख देगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट होगा लगेगा उसके ऊपर, वो सेकेंडरी चीज़ है। और बैंक उस गोल्ड को किसी भी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता था, मतलब कि कल्याण ज्वेलर्स को दे दिया भाई जाओ तुम गोल्ड बनाओ। ठीक है, इनको दे देगा। जो ये पर्सन है ये गोल्ड को गिरवी रख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब हो जाता है यहाँ पे लगभग 1 साल से लेके 3 साल तक, ये शॉर्ट टर्म है। और जो मीडियम टर्म है ये 5 ईयर से लेके 7 ईयर तक का था। और लॉन्ग टर्म 12 साल से लेके 15 साल तक ये गिरवी रख सकता था। और जब ये पर्सन का ये जो टेन्योर है ख़त्म हो जाता तब ये जाता बैंक के पास। ठीक है, कि मेरा गोल्ड वापस करो। और जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उस समय, जैसे कि 2016 तक अप्रॉक्स 65K के अराउंड गोल्ड का प्राइस था। ये पर्सन जाता है 2025 मान लेते हैं, इस समय गोल्ड का प्राइस अप्रॉक्स 90K है। तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको पे करना होता बैंक को कि अच्छा ये हो गया आपका 90,000 रुपये
प्रति ग्राम चल रहा है, ये लीजिए आपका 90,000 रुपये, ठीक है। इतना अमाउंट बैंकों को पे करना होता। या फिर ये पर्सन जो था, इसके पास ऑप्शन थे, ये उस समय उतना गोल्ड ले सकता था जितना इसने बैंक को गिरवी दिया था, या फिर उसके बदले में कैश में पैसा ले लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में ये काम कर सकता था। जो ये शॉर्ट टर्म था, इसका इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता था? बैंक खुद। जिस बैंक में डिपॉजिट किया वो बैंक अपना देख ले। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म था, इसका इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड कर रहा था? आरबीआई, गवर्नमेंट, ठीक है, आरबीआई डिसाइड कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि भाई साहब, जो पर्सन 2016-17 में आ रहा है, 65K के अराउंड वो प्रति ग्राम हमारे पास गिरवी रख रहा है, कुछ ही सालों में आता है वापस और 90,000 हमसे लेके जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ ये लोग पैसा बचाने का सोच रहे थे, इनके जेब से उससे ज़्यादा अमाउंट निकल रहा था। तो ये स्कीम उतना फ्रूटफुल रहा नहीं, उतना मतलब कि फ़ायदेमंद है नहीं गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जो ये मीडियम टर्म है और जो ये लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों को बंद कर देंगे कि भाई ये अब से बंद है, ठीक है। इस नोटिस के बाद से बंद कर दिया गया। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मीडियम टर्म और प्लस लॉन्ग टर्म ही क्यों? शॉर्ट टर्म को क्यों नहीं बंद किया? शॉर्ट टर्म का सीधा सीधा सा है कि शॉर्ट टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड कर रहा था? बैंक। तो गवर्नमेंट कहता है देखो, हमने तो अपना पल्ला झाड़ लिया भाई साहब, अब बैंक को देखना है कि वो कितने इंटरेस्ट रेट में देना चाहता है, या फिर देना भी चाह रहा है कि नहीं, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लागू रखना चाहता है कि नहीं, ये सब बैंक के ऊपर है। हम तो भाई यहाँ से निकलते हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये पूरा स्कीम था, ठीक है। याद रखिएगा कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म चल रहा है, जिसे कौन देखता है? बैंक देख रहा है। जिस भी बैंक को वो जो लोन दिया है वो देख रहा है। बाकी मीडियम और लॉन्ग टर्म से गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये अच्छा आर्टिकल था, प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है।